आज मैं लिटरली आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप पानी पूरी को खाने से पहले 150 बार सोचने लगेंगे, उसे हाथ लगाएंगे तो ऊपर से नीचे तक कांप उठेंगे। इस कहानी को अंत तक देखेंगे ना तो लिटरली बता रहा हूँ पैरों के नीचे से ज़मीन तक निकल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सर के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के साथ ऐसी एक घटना की कहानी शेयर करने आ गया हूँ ना, जिसे सुनकर आप लोग बोलेंगे कि बताओ कितनी हिम्मत वाली रही होगी वो लड़कियां जिन लोगों ने उन सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लिया। दरअसल बात बात बताने से पहले आप लोगों को उन तीनों लड़कियों का बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा, उन तीनों लड़कियों की जानकारी आपको देनी पड़ेगी, बेसिक डिटेल। तो जिनके साथ ये घटना घटी उनका नाम पहले बताता हूँ। सिमरन, अंजलि और निमृत। ये तीनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी और एक ही कॉलेज में भी। फैशन डिज़ाइनिंग तीनों ने की थी। तीनों के एम्स अलग अलग थे, जिनमें से सिमरन जो थी वो हमेशा से चाहती थी कि मेरे खुद का बुटीक हो। ये तीनों ही लड़कियां एक्सट्रीम रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, चंडीगढ़ की रहने वाली थी और शौक भी ऐसे अमीरों वाले ही रखती थी। इन लोगों की ऐसी आदत थी भाई कि जब से इन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी ना, तब से डेली का ही बना ली थी कि रोज रात के वक्त तीनों में से किसी की भी एक कार को पकड़ते थे और दूर दराज के इलाकों में घूमने निकल जाया करते थे। आउटर एरिया में जाते थे, ढाबे रेस्टोरेंट्स में बैठ के बढ़िया कुछ खाते पीते थे, मस्त से गप्पे लड़ाते थे और रात के 1-1:30 बजे अपने घर को वापस लौटते थे। घर वाले भी इनको ज़्यादा कुछ रोक टोक नहीं करते थे, क्योंकि रोक टोक करते थे तो खाना वाना नहीं खाएगी, ठीक से किसी से बात नहीं करेंगी, मुंह फुला लेती थी। तो ऐसी मतलब लाडली भी थी अपने घर की और अपनी मन मौज वाली भी लड़कियां थी। ऐसा था भाई, ये तीनों के शौक, तीनों के पसंद भी बहुत ज़्यादा मिलती थी। एक दिन की बात है, लगभग 6-7 महीने पहले की, दिसंबर 22 की बात रही होगी ये। सिमरन अपने दिमाग में ये चीज़ पाल के बैठी थी कि अब मुझे जल्द से जल्द अपने बुटीक का बिजनेस स्टार्ट करना है। कैसा करूं, इस बात का डिस्कस हमेशा अपनी दोनों दोस्तों से करती रहती थी, अंजलि और निमृत। अंजलि और निमृत भी उसके साथ सोचने में, उसके साथ प्लानिंग बनाने में उसका पूरा साथ देती थी। अब ऐसा था कि भाई एक दिन ये लोग रात के तकरीबन 8 बजे एक मैदान के पास मिलने की प्लानिंग बनाते हैं कि सब लोग इस मैदान के पास मिलेंगे और किसी एक की गाड़ी से हम कोई क्लबिंग जाएंगे, मस्त से पार्टी करेंगे और लौट जाएंगे। बस ऐसे इनका डेली रूटीन जैसा। ये तीनों वहीं पर इकट्ठी होती हैं और पहुंच जाती हैं क्लब में। क्लब में बढ़िया से पार्टी करती हैं और इस पार्टी के एंड के दौरान इन तीनों को एक लड़का मिलता है जिसका नाम था अमन, और अमन इनके ग्रेजुएशन के टाइम में इनकी क्लास में, इनके बैच में ही था। उससे बात डिस्कस होती है भाई कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी क्या प्लानिंग है आगे। तो सिमरन कहती है कि यार मेरा तो बहुत समय से प्लान चल रहा है बुटीक स्टार्ट करने का, लेकिन जो रॉ मटेरियल है, यानी जो सादा कपड़ा है बुटीक के लिए, वो अच्छी क्वालिटी में, अच्छे रेट में यहाँ कहीं आसपास नहीं मिल रहा और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से मिलेगा। मैंने बहुत कोशिश की हूँ और हमारी फैमिली में कोई भी बुटीक के बिजनेस में नहीं है, इसलिए मुझे ठीक तरीके से कोई गाइडेंस नहीं दे पा रहा है। तो तुमने भी तो फैशन डिज़ाइनिंग ही किए हुए हो, क्या तुम्हें कुछ नॉलेज है? तो अमन बोलता है कि भाई मुझे तो बहुत अच्छे से नॉलेज है। दरअसल मेरा एक कज़िन है जिसकी ऐसे ही कपड़ों के रॉ मटेरियल्स की, मतलब सादे कपड़े की दुकान है लखनऊ में। अगर तुम चाहो तो मैं उसे फ़ोन करके कह देता हूँ, तुम जाओ, तुम्हें जिस तरह का भी आइटम चाहिए उसका ऑर्डर दो, वो तुम्हें तुम्हारे घर तक भिजवा के देगा। तीनों लड़कियां बहुत खुश हो जाती है। चंडीगढ़ में थी और चंडीगढ़ से लखनऊ की दूरी थी 12 घंटे के आसपास की। ये सारी बातें कहकर अमन तो वहाँ से निकल जाता है। नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे इन लोगों ने, अमन से नंबर ले लिए थे। अमन तो निकल जाता है कि ये तीनों क्लब से निकलकर अपनी प्लानिंग करते हैं कि भाई इतना अच्छा है, अमन का कज़िन रहता है वहाँ पे, अगर हम उसकी शॉप में जाएं, उसका जो भी शोरूम है वहाँ पर जाएं और रॉ मटेरियल्स देखें तो हमें अपनी बुटीक के लिए अच्छी खासी चीज़ें मिल जाएगी अच्छे रेट में। तीनों लड़कियां इस प्लान के साथ खुश हो जाती हैं। अब बात उठती है कि जाए कब, फ्लाइट की टिकट्स कब मिलेगी। लेकिन अचानक से अंजलि कहती है कि फ्लाइट से क्यों, क्यों ना हम बहुत दिन से ट्रिप नहीं किए यार, कार से ही चल लें। ये चीज़ सुनकर निमृत और सिमरन बहुत खुश हो जाती हैं। बोलती है गुड आइडिया यार, हम तो सचमुच में बहुत दिनों से कहीं घूमने निकले नहीं हैं और ये जो हमारी रोड ट्रिप होगी, ये लखनऊ की ट्रिप होगी, ये बहुत ही यादगार बन जाएगी। तो ठीक 3 दिन बाद
हम किसी एक की गाड़ी से निकल जाते हैं लखनऊ की तरफ। परमिशन वगैरह तो घर से मिल ही जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तीनों खुश होती हैं, अपने अपने घर पर पहुंचती है, घर पे उसी रात को बात कर लेती हैं और तीनों के घर वाले उनको परमिशन भी दे देते हैं कि ठीक है यार, तुम तीनों सहेलियाँ कहाँ कहाँ नहीं घूमती हो, कब कब तक नहीं घूमती हो, जाओ लखनऊ भी चले जाओ। अब क्या होता है ना भाई, आज था मंडे का दिन। मंडे के दिन की इन लोगों की प्लानिंग हुई थी और सिमरन की कार से जाएंगे ये डिसाइड हुआ था। सिमरन ने अपनी लग्जरी कार BMW एकदम जो टॉप मॉडल वाली है उसके पास थी, उसने अपनी गैरेज से निकाली ही है। शाम के 5 बजे के आसपास निकलने की प्लानिंग हुई थी। 5 बजे के आसपास इसने अपना बैग वगैरह अपनी कार में डाली और अपने गैरेज से निकाली ही है कि कुछ जोर से फूटने की आवाज़ सुनाई दी, जिस आवाज़ की वजह से इसे घर में जो कोई भी थे, मतलब इसके मम्मी पापा और इसका भाई, वो बाहर आए, चिल्लाने लगे, अरे सिमरन सिमरन क्या हुआ, किस चीज़ की आवाज़ थी। पाए कि सिमरन ने जो कार अभी अभी निकाली उसका टायर फटा है, उसकी आवाज़ आई है। लोगों ने इधर उधर देखी टायर किस वजह से फटा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। सिमरन को भी कुछ क्लिक नहीं हो पाया कि टायर अचानक से फट कैसे गया। अब जो सिमरन की मम्मी थी ना, ये शगुन अपशगुन में बहुत ज़्यादा मानती थी। वो सिमरन की तरफ आके क्या कहती है कि देख भाई, किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले इस तरह की कोई रुकावट आ जाए तो वो जर्नी को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, अपशगुन होता है। ये अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी कम ऑन, कब तक मानती रहोगी, अब आप एक छोटे से गांव में नहीं रहती हो, आप चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर में रहती हो, अच्छा खासा डेवलप कर चुके हैं यार हम लोग अपनी लाइफ में, इतने आगे बढ़ चुके हैं और आप अपनी सोच वहीं की वहीं पर रखी हो, कुछ नहीं होता ऐसा, मैं भाई की कार से चली जाऊंगी। अचानक से भाई बोलता है कि यार मेरी कार रेडी नहीं है इतनी देर का ट्रैवल करने के लिए। ये बोलती है इतनी देर का, मतलब सिर्फ 12 घंटे का ही तो ट्रैवल है और हम कौन सा नॉन स्टॉप जाने वाले हैं, हम रुक रुक के ही जाएंगे, तुझे नहीं देना है तो साफ मुंह पे बोल दे। बोलता है नहीं देने वाली बात नहीं है, मैंने अपनी कार की सर्विसिंग बहुत दिनों से नहीं कराया हूँ, इसलिए भाई मैं तुझे ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन तुझे लेके जाना ही है तो चले जा। फिर से सिमरन की मम्मी ने उसे रोकने की कोशिश की है कि देख भाई, अड़चने आ ही रही है तो मत जाना। वो बोलती है मम्मी प्लान बन गया है, फिर इसके बाद कब बनेगा कब नहीं, और वैसे मैं कितने समय से सोच रही हूँ कि मुझे रॉ मटेरियल के लिए कुछ चाहिए। अब मैंने अमिन के कजिन से बात कर ली हूँ जो लखनऊ में, उसने सब मुझे टाइम वाइम दे दिया है, तो मैं उसे टाल के क्या करूँगी। हम लोग शाम को 5 बजे निकल रहे हैं, कल सुबह 6-7 बजे पहुँच जाएंगे, बढ़िया शॉपिंग करूँगे और कल की कल ही निकल जाएंगे। हाँ, दरअसल इन लोगों ने अपने मन में सोचे हुए थे कि ये ट्रिप हम लोग 4-5 दिन की मारेंगे, लेकिन घर से ये बोलकर निकल रहे थे कि हम लोग सेम डे वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अगर 4-5 दिन घर पे बोलते तो थोड़ी सा नाटक तो करते घर वाले, इसलिए घर वालों को ये बोले थे कि हम सेम डे वहाँ से निकलेंगे। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद ये घर पे फ़ोन करके बोल देते कि हम 2 दिन बाद आ रहे हैं, काम नहीं हो पाया। तो ऐसी इन लोगों की प्लानिंग थी। मम्मी बोलती कि ठीक है चल, ऐसी बात है, कल की कल ही निकलना है तो निकल ही जा यार। अपने भाई की गाड़ी लेती है और गाड़ी लेकर वो सबसे पहले निमृत के घर पर पहुंचती है। निमृत भी अपना बैग लेकर आती है, बैग पीछे की सीट की तरफ रखती है और सामने की तरफ आके, मतलब ड्राइवर सीट के बाजू में आके बैठ जाती है। और अब वापस से सिमरन अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, मतलब इंजन लोड नहीं ले रहा था। ये बड़ी शौक होती है, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, अभी ठीक से तो आ रही थी यार। इसके दिमाग में आया कि मेरा भाई सही कह रहा था, क्या गाड़ी रेडी नहीं है क्या जाने के लिए, सर्विसिंग वगैरह नहीं कराया लगता है। इतने में ही निमृत क्या कहती है, रुक एक बार अपन उतर के बोनट खोल के देखते हैं। अब लगभग 7:15 बज चुके थे और ये ठंड का मौसम था तो जल्दी अंधेरा होता था। ये लोग बाहर की तरफ बढ़े, बोनट खोल के देखे, कुछ समझ में नहीं आया। अब सिमरन निमृत को क्या बोलती है, तू ड्राइवर सीट में बैठ और तू एक बार गाड़ी की चाबी मार, देखती हूँ मैं कुछ समझ में आ रहा है क्या। वो जैसे ही जाके सीट में बैठी है ड्राइवर सीट में, वो सिमरन जिसकी कार थी, जिसके भाई की कार थी, वो तो बाहर ही थी, इंजन की तरफ कुछ देख ही रहे थे। जैसे उसने चाबी मारी कि उसको अचानक से जो रियर व्यू मिरर होता है ना, वहाँ पे कुछ ऐसा चमकने जैसा फील हुआ। तो ये रियर व्यू मिरर की तरफ देखी तो क्या पाई कि पीछे कोई बैठा हुआ है। तो शॉक हो गई कि एक आदमी था। तुरंत पलटी, पीछे कोई भी नहीं। शॉक हुई, बोली कौन है, कौन बैठा है यहाँ पे। सामने जो बाहर की तरफ सिमरन खड़ी थी, निमृत से बोलती है क्या, किससे बात कर रही है, कौन है मतलब। ये बोलती नहीं, मुझे अभी गाड़ी में बैठा हुआ कोई दिखाई दिया, कोई आदमी बैठा था। वो भी आती अपनी गाड़ी में देखने के लिए, लेकिन कोई आदमी था नहीं। एक सेकंड के लिए दोनों को ऐसा लगा कि कहीं कोई चोर वोर तो नहीं जो गाड़ी में छुपा हुआ है। तो इन लोगों ने प्रॉपरली गाड़ी को चेक किया, लेकिन गाड़ी में ऐसा कोई छुप उप के कोई ऐसा बैठा लेटा नहीं था। अब पता नहीं यार इसके दिमाग में ऐसा क्या आ गया था निमृत के, कि निमृत बोलती है कि सिमरन देख तेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही है, तो एक काम करते तेरी गाड़ी यहीं पे छोड़ देते हैं, मेरी गाड़ी से चल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बोलती है ठीक है चलो। अब उसकी गाड़ी निकालते हैं, उसी गाड़ी से बढ़ चलते हैं। अब रात के लगभग 8 बज चुके थे और ये लोग अब 8 बजे अंजलि घर पहुँचे थे।
अंजलि बोलती है कि यार हमारा 5 बजे निकलने की प्लानिंग थी, फ़ोन कर रही हूँ तुम लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हो, हुआ क्या, इतना लेट कैसे हो गए। ये लोगों ने अंजलि को पूरी बात बताया उसे घर पे पहुँच के। अंजलि बोलती है यार चीज़ें तो होती है, शकुन अपशकुन होते हैं और निकलने से पहले इतनी अड़चनें आ ही गई हैं, तो आज निकले कि नहीं निकले। अब सिमरन और दोनों दोनों लड़कियां कहती है निमृत इसको कि यार भाई निकल ही जाते हैं ना, अब प्लानिंग हुई है तो क्यों कैंसिल कर रही है तू भी बुजुर्गों की तरह, चल बैठ चुपचाप। अब अंजलि भी जाके बैठ जाती है, जर्नी स्टार्ट होती है, निकल पड़ते हैं। कब 4 साढ़े 4 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और रात के 12 साढ़े 12 बजे ये लोग टिपिकल उस इलाके में पहुंच जाते हैं जिस इलाके को कह सकते हैं सुनसान हाईवे वाला इलाका। सुनसान हाईवे वाले इलाके में गाड़ियां भी बहुत कम चल रही थी और ख़तरनाक वाली ठंड लगी हुई थी। कोहरा भी अच्छा खासा था और चंडीगढ़ के इलाके में कितनी ठंडी कितना कोहरा पड़ता है आप लोगों को पता ही होगा, न्यूज़ में देखते ही रहते होंगे आप लोग। ये लोग बढ़ चलते हैं। अब 12:30 1 बजे के आसपास सिमरन को लगती है भूख। गाड़ी चला रही थी निमृत, निमृत की ही गाड़ी थी, सिमरन बाजू में बैठी हुई थी, अंजलि पीछे। सिमरन बोलती है यार निमृत मुझे बहुत भूख लगी हुई है, अगर कोई रेस्टोरेंट कोई ढाबा दिखाई दे तो गाड़ी रोक देना, और ढाबा दिखाई दे तो पक्का रोकना, आज ढाबे के खाने का मज़ा लिया जाए। इतने में ही निमृत भी कहती है कि हाँ यार भूख तो मुझे भी लगी है, चल कहीं देखते हैं। ये लोग बढ़ते चले गए लेकिन कोई भी ढाबा कोई भी रेस्टोरेंट दिखाई नहीं दिया। और अब रात के तकरीबन 1:45 बज गए। इन लोगों ने जो स्नैक्स वगैरह रखे हुए थे वो स्नैक्स वगैरह भी ख़त्म हो गए गाड़ी में। बोले कि यार कैसा करे, अब कोई छोटी मोटी दुकान भी दिख जाए तो भी रोक देना, कुछ भी हो खा लेंगे, नहीं तो चक्कर जैसा आ रहा है। दरअसल सिमरन भूख को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, उसको कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी रहता था। भाई रईस लड़कियां हैं, हाँ इन लोगों का सिस्टम ऐसा है कि कभी भूख देखे ही नहीं, भूख जानते ही नहीं है, तो ऐसा अपना कंट्रोल खोने लगते थे थोड़ी सी भी भूख लगी तो। अचानक से क्या होता है कि ये बढ़े जा रहे हैं सीधे सीधे रास्ते में, सीधे सीधे हाईवे में, कि इन्हें दूर की तरफ एक गांव जैसा समझ में आता है। मतलब लाइट्स वगैरह जलती रहती है ना, तो उससे समझ में आता है कि आगे गांव पड़ने वाला है। तो उसको ये समझ में आता है कि आगे कोई एक गांव आने वाला है, वहाँ पे बेशक कोई ना कोई दुकान मिल ही जाएगी। कि उससे जस्ट पहले, मतलब गांव स्टार्ट होने से ही पहले, गाड़ी चलाती हुई निमृत को दिखाई देता है कि रोड के साइड में एक पानी पूरी वाला ठेला खड़ा हुआ है। वो एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है देख देख देख, सामने पानी पूरी वाला दिखाई दे रहा है क्या। देखती है, अंजलि भी देखती है, सिमरन भी देखती हैं, दोनों बोलती है हाँ यार पानी पूरी वाला खड़ा है, चलना रोकते हैं खाते हैं। अब वो पानी पूरी वाले का ठेला आ ही गया, उसके जस्ट बाजू में गाड़ी रोके। उतरने से पहले ही अंजलि क्या बोलती है यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इतनी रात गए, रात के लगभग 2 बज चुके हैं, 2 बजे के आसपास गांव के आउटर एरिया में कोई पानी पूरी वाला क्यों खड़ा है। उसका कोई इंटेंशन खराब तो नहीं है, वो गड़बड़ इंसान तो नहीं है, मतलब नहीं खाते ना यार, चल चलते हैं, थोड़ी देर बाद कोई रेस्टोरेंट ढाबा मिल ही जाएगा, पक्का ये एक हाईवे है। इतने में सिमरन क्या कहती है कि मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी है, और अगर कुछ ढाबा रेस्टोरेंट मिलना होता तो अब तक मिल गया होता, बहुत देर हो गई यार, प्लीज़ उतर के खा लेते हैं, छोड़ना। निमृत भी कहती है हाँ यार छोड़ना, कुछ खा ही लेते हैं। अब तीनों उतर ही जाते हैं और वो जो ठेला वाला है उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं। देखते हैं कि पानी पूरी के ठेला वाला, मतलब पानी पूरी वाला जो था, उसकी उम्र लगभग 50 साल की थी। और वो जो पानी पूरी का जो मटका होता है ना पानी का, उसमें चम्मच डाल के घोल रहा है। सिमरन आगे बढ़ी, बोलती है भैया हमको एक पानी पूरी चाहिए। भैया को सुन नहीं रहे हैं, भैया घोल ही रहे हैं। फिर से बोलती है भैया एक्सक्यूज़ मी, वी नीड 3 प्लेट्स ऑफ पानी पूरी। लेकिन भैया कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, घोले जा रहे हैं। आगे बढ़ी अपनी निमृत थोड़ी कड़क आवाज में, भैया आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या कि हम जाएं, हमें पानी पूरी खाना है। भैया फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए कि अंजलि बोलती है अरे चलो यार, जब इसको बेचना ही नहीं है तो मतलब क्या है। सिमरन बोलती है हो सकता है सुनते नहीं होंगे, इशारे में बोल के देखते हैं। सिमरन उनके मुंह के सामने गई और इशारे में बोलने लगी। वो धीरे से ऐसा अपनी नजरें उठाया, बोलता है बहरा नहीं हूं मैडम मैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है लगता है, देख रही है ना घोल रहा हूँ, रुक जाइए दे रहा हूँ, सब्र रखिए। अब ये तीनों को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, वियर्ड सा लगा, लेकिन भूख उससे ज़्यादा लगी हुई थी भाई, रुक जाती है। वो आदमी और 25-30 बार घुमाता है। अब बड़े धीरे धीरे करके इन लोगों को, तीनों लोगों को जो डिस्पोजेबल प्लेट होती है वो थमा देता है। और अब पानी पूरी सबसे पहले सिमरन को दिया, फिर निमृत को दिया, फिर अंजलि को दिया। सिमरन ने खाई, निमृत ने खाई, फिर अंजलि ने जैसे मुंह में रखी चबाई है कि उसको ऐसा फील हुआ कि मेरे मुंह में कुछ है, फिर मतलब आपके मुंह में जब बहुत सारे कीड़े आ जाएं, कीड़े भर जाएं और अचानक से चलने लगे तो कैसा फील होगा,
वही इसको फील हुआ कि मेरे मुंह में कुछ तो चल रहा है। इसने तुरंत ही अपने प्लेट में वापस से मुंह का पानी पूरी निकाली और देखी कि उस पानी पूरी में तो पूरे सफेद वाले जो कीड़े होते हैं ना वो भरे पड़े हैं और वो ऐसे गिल 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 करके रेंग रहे हैं। वो जोर से चिल्लाई और उसको उल्टी जैसी हुई और वो साइड में भाग के उल्टी करने लगी। तो ये तीनों ने भी अपना प्लेट फेंकी और अपनी फ्रेंड की तरफ जाके उसको सहलाने लगी, अरे क्या हो गया, तो ठीक तो है ना, पहली बार थोड़ी पानी पूरी खा रही है, तुझे क्या हो गया, तुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद थी। अब ये उल्टी की और बोलती है, अरे तुम लोग पागल हो क्या, तुमने उसकी पानी पूरी खाए, उसकी पानी पूरी में बहुत सारे कीड़े थे। अब दोनों गुस्से में आ गई, क्या कीड़े वाला, और ऐसा भैया को डांटने के लिए पलटी है भैया की तरफ, तो क्या पाती हैं कि ना भैया है ना भैया का ठेला। दिमाग इनका खुल गया कि क्या, अरे यहीं पे तो था भैया, रास्ता पूरा खुला, पूरा ओपन। 30 से 40 सेकंड लगे हैं उल्टी करने में इस लड़की को, पलटते से ही वो भैया कहां पे गायब हो गया पानी पूरी वाला। कम ऑन, पूरा खुला रास्ता, वो भैया कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये घबरा गई, आगे बढ़कर वो ठेला जहां पर खड़ा था, मतलब जहां पर इनकी कार थी, वहां तक पहुंची और देखने लगी कि भैया इधर उधर तो दिखाई नहीं दे रहे, क्या हुआ। कितने में अंजलि के कंधे में टैप होता है पीछे से। अंजलि पलटती है, मैडम क्या मुझे ढूंढ रही हैं। वो आदमी हाथ में पानी पूरी की प्लेट पकड़ के इनके पीछे ही खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी शक्ल और उसकी आवाज इतनी ज्यादा वियर्ड, इतनी ज्यादा गंदी आई कि तीनों उसे देखकर इतनी जोर से डरी और चिल्ला के सीधे अपनी गाड़ी के अंदर। अब निमृत गाड़ी के सीट में बैठे, ड्राइवर सीट में, और गाड़ी स्टार्ट करने लगी। भाग भाग भाग, वो भैया हमें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इनका दिमाग खराब हो गया। गाड़ी स्टार्ट होती ही उससे पहले ही ड्राइवर सीट का जो ये मिरर था ना, उसमें कोई जोर से ऐसा हाथ मारता है। वो भैया जोर से चिल्ला रहा था और उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे हो गए थे कि जैसे मानो कि नॉर्मल इंसान के हो ही नहीं सकते। भैया के चेहरे पे खून सवार हो चुका था और वो भैया इन्हें मारना चाह रहा था। जोर जोर से उनके कांच में हाथ मारने लगता है और कांच में एक दो क्रैक आ जाती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अंदर बैठी तीनों लड़कियां बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी कि अचानक से अंजलि क्या बोलती है, कांच टूटने ही वाला है और ये गाड़ी नहीं बढ़ने वाली है। हम उतरते हैं और भागते हैं गांव की तरफ। देखो थोड़ी आगे लाइट्स दिखाई दे रही है, मतलब आगे पक्का कोई ना कोई हमें मदद के लिए मिल जाएगा। भागो, सोचो मत। तीनों ने दूसरी तरफ से दरवाजा खोले और भागे हैं गांव की तरफ। ये जंगल के रास्ते होते हुए गांव की तरफ भाग रहे हैं। आगे आगे लड़कियां, पीछे पीछे भैया, आगे आगे लड़कियां, पीछे पीछे भैया। भागते 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 ये लोग उस गांव का जो सीमेंटेड गेट था, ऐसे फलाने फलाने गांव में आपका स्वागत है, उस गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही वो पानी पूरी वाला भैया एक तरफ से दूसरी तरफ अपना ठेला इन लोगों को स्माइल करते हुए देखते हुए क्रॉस करके जा रहा था। इन तीनों लड़कियों ने उस ठेले वाले भैया को अपने सामने देखी तो इन लोगों का डर इनके कंट्रोल से बाहर निकल गया और बहुत गंदी तरीके से चिल्लाई और दूसरे रास्ते की तरफ भागने लगी। अरे भागते 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 ये लोग पता नहीं कौन से घने जंगल के इलाके में पहुंच गई। अब ये तीनों एक दूसरे को देख नहीं पा रही है कि अचानक से अंजलि का पैर किसी में फंसता है और वो मुंह के बल नीचे गिरती है। उसे गिरने की आवाज से दोनों लड़कियां समझ गई कि अंजलि यहां पर गिरी है। अंजलि के पास पहुंचती है। अंजलि को घुटने में बहुत जोरों की चोट लगी हुई थी। अंजलि को वो ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अंजलि उठ के हिल नहीं पा रही थी। मन में डर लगा हुआ था कि हमारे पीछे कोई भाग रहा है। ये जैसे तैसे करके अंजलि को उठाती हैं और बोलती है कि देख अंजलि हमारे कारण फंसी है, अंजलि तो उतरना नहीं चाह रही थी, अब जो कुछ भी होगा हम तीनों के साथ ही होगा। अचानक से सिमरन की नजर पड़ती है सामने मौजूद एक पुराने से पेड़ में, बड़े से पेड़ में। वो बोलती है कि इसके पीछे जाकर बैठ जाते हैं, कुछ होगा कुछ आएगा तो हमें देख नहीं पाएगा। तीनों बढ़ती हैं, अंजलि को कंधे में हाथ डालती है और ले जाकर वहाँ पर बैठा देती है। अब तीनों डरी सहमी बैठी हुई है, भगवान का नाम ले रही है कि कुछ ना हो कुछ ना हो। सिमरन को याद आ रहा है कि मम्मी किस तरह से मना कर रही थी कि बेटा आज अपशकुन है, आज मत निकल। अंजलि ने भी निकलने से इनकार किया था। ये सारी चीज़ों का दोष सिमरन खुद को ही दे रही थी। ये तीनों बहुत परेशान थी, लेकिन अब ऐसा लगा कि वो दौड़ने की भागने की आवाज़ शांत हो चुकी है। शायद इनकी तरफ अभी कोई नहीं आ रहा था, लेकिन डर इन तीनों को बहुत ज़्यादा लग रहा था। क्या करें, किस तरफ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे वाह, बहुत देर हो गई थी। कहाँ से भागना शुरू किए थे, कहाँ आ गए थे, इनको कुछ नहीं मालूम। बेचारी मासूम शहर की रईस लड़कियां, ये क्या जाने इन जंगल के रास्तों को, ये क्या जाने
जंगलों में होने वाली खौफनाक घटनाओं को। ये तीनों घबराई हुई थी और बेचारी मुंह में हाथ रखकर रोई जा रही थी। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से वापस से 5 मिनट की शांति के बाद इनको किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। जो सूखे पत्ते पड़े रहे होंगे रास्ते में, जो सूखी हुई लकड़ियां थी, उनके ऊपर चल के कोई इनकी तरफ बढ़ रहा था। यह आवाज इनके नजदीक जितना जितना पहुंची जा रही थी, ये तीनों उतना ही डरती जा रही थी और चाहकर भी उठ के भाग नहीं सकती थी, क्योंकि ताकत नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी। अचानक से सिमरन के कंधे में किसी का हाथ आता है। क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? तीनों घबराकर पीछे पलटती है तो क्या पाती है, ये गांव का व्यक्ति है। सफेद रंग की टोपी, सफेद रंग का कुर्ता, सफेद रंग की धोती, एक हाथ में एक लोटा और एक हाथ सिमरन के कंधे पर। क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? कहां से आई हो? करके जोर से चिल्लाई तीनों लड़कियों ने। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, क्या हो गया? घबरा क्यों रही हो? इंसान हूं, कोई भूत नहीं। अंकल अंकल प्लीज हमें बचा लीजिए। वो पता नहीं कौन था, वो पानी पूरी वाला भैया हमें मारने के लिए हमारे पीछे दौड़ रहा था। पता नहीं किस तरह का था, वो भूत था कि इंसान था। नॉर्मल हो जाओ पहले, फिर समझाओ। मैं ऐसे कुछ समझ नहीं पाऊंगा और ना ही तुम समझा पाओगे। सिर्फ तुम्हारा मुंह दुखेगा, मेरे कान दुखेंगे। आराम से बताओ। फिर धीरे से अंजलि बोलती है, अंकल हमें लगता है कि एक भूत हमें मारने के लिए हमारे पीछे भाग रहा है, प्लीज हमें बचा लीजिए। अंकल के चेहरे के हाव भाव से ऐसा लगा कि अंकल कुछ तो समझ गए। तीनों लड़कियों को बोलते हैं, उठो, हिम्मत बनाओ, चलो। कहाँ पर खड़ी है तुम्हारी गाड़ी? ले चलो मुझे। अब वो लड़कियां इनके साथ उठ के आगे बढ़ने लगती हैं। लड़कियां अंदर ही अंदर डरी हुई थी कि कौन है ये बूढ़ा व्यक्ति और क्यों आया है हमारे पास। लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, इनको जाना ही था। बूढ़े आदमी के ऊपर भरोसा करना ही था, कोई ऑप्शन नहीं था। फिर भाई लगभग 2-3 मिनट चलने के बाद वो बूढ़ा आदमी इनसे बात करना शुरू करता है। अपना नाम बताता है, दीनदयाल बताता है, मेरे 2 लड़के हैं, एक पत्नी है, घर पे रहते हैं और हमारे घर पे आज के ज़माने में भी गांव में शौचालय नहीं होते हैं, तो शौच करने के लिए हम इस तरह से जंगल और खेतों में जाते हैं। जब मैं अपने जंगल में शौच करके घर को लौट रहा था तो तुम्हारी आवाज़ आई चीखने चिल्लाने की, तो मैं तुम्हारी तरफ बढ़ा। भाई क्या तकलीफ है, अच्छे से समझाओ ना। अब लड़कियों को थोड़ा ट्रस्ट हो गया था। अब लड़कियां इनको बताना शुरू करती है, पूरी बात समझा डालती है, बताती है कि कैसे कैसे इन लोगों को भूख लगी, वो आदमी दिखाई दिया, वो आदमी इनके पीछे भागा। बोलता है, मैं सब समझ गया, तुम भी समझोगे। सिमरन बोलती है, अंकल क्या बात है बताइए ना। अंकल बताता है, जो तुम्हें मिला था ना वो पानी पूरी वाला, वो कोई इंसान नहीं था, वो दरअसल एक आत्मा थी, एक प्रेत आत्मा, एक भूत था वो। दरअसल बात ऐसी है, आज से लगभग 20 साल पहले गांव में आत्माराम नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। आत्माराम का एक बड़ा भाई भी था, चिताराम। चिताराम दिमाग से बहुत तेज था और बहुत कनिंग टाइप का था। उसका ऐसा था भाई कि वो अपनी पूरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था। चिताराम ने धोखे से अपनी पूरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी हथिया लिया और आत्माराम को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब आत्माराम ना घर का रहा ना घाट का रहा। चिताराम तो पूरी प्रॉपर्टी में राज करके बैठ गया। आत्माराम के पास अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए एक ही साधन बचा कि वो पानी पूरी का ठेला खोल ले। उसने गांव में पानी पूरी का ठेला खोला। उसको लोग बहुत पसंद करते थे, उसकी पानी पूरी बहुत अच्छी थी, उसका नेचर बहुत अच्छा था। उसके पास से डेली जाकर लोग पानी पूरी खाते ही थे। लेकिन डेली में चिताराम के बच्चे भी उसके पास आते थे, चिताराम की पत्नी भी उसके पास आती थी, उसकी पानी पूरी खाते थे और उसकी बेइज्जती करते थे कि देख तू कहाँ पर है, हम लोग कहाँ पर है, मतलब ऐसी वाली बेइज्जती करते थे। वो रोज बेइज्जती सहता था। एक दिन चिताराम का बेटा यानी आत्माराम का भतीजा ही उसके ठेले पर गया, उसकी पानी पूरी भी खाया, उसको पैसे भी नहीं दिया और गंदी गंदी खरी खोटी सुनाया। ये बात आत्माराम के दिल पर लग गई कि बताओ, मेरा भतीजा मेरे को इतना गंदा सुना के गया है, आज मैं गरीब हूं तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद करके रख दूंगा। उस दिन पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने अपने पानी पूरी के पानी में कुछ ऐसा मिला दिया कि जिसको कोई इंसान खा लेना तो 2 घंटे के अंदर उस इंसान का खेल खत्म। उसको मालूम था रोज चिताराम का परिवार मेरी पानी पूरी खाने के लिए आता है, कल भी आएगा और कल खेल खत्म हो जाएगा। पानी पूरी खाने के बाद ना मुझे ताने दे पाएंगे और ना ही मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर राज कर पाएंगे। उस दिन चिताराम भी आया, चिताराम का बेटा भी आया, चिताराम की पत्नी भी आई। सब लोगों ने पानी पूरी खाए। गांव के और 17 लोग भी आए, उन्होंने भी बढ़िया पानी पूरी खाए।
और आत्मा राम इतना गुस्से में था, इतना क्रोध में था कि उसने वही पानी से सबको पानी पूरी खिलाया। और फिर क्या था, रात होते तक लगभग सभी लोगों की मृत्यु हो गई, जिन जिन लोगों ने आत्मा राम के ठेले से पानी पूरी खाए थे। कहीं से ये बात लीक हो गई, अगले दिन कहीं से ये बात लीक हो गई कि आत्मा राम ने अपनी पानी पूरी के पानी में ऐसा ऐसा कुछ मिलाया था। गांव के लोगों में गंदा वाला गुस्सा भर गया। वो लोगों ने पकड़े लाठी और पहुंच गए आत्मा राम के ठेले में। उसको इतनी गंदी तरीके से मारे, उसका ठेला वेला सब तोड़ डाले, उसका वहीं पर खेल खत्म कर दिया, वहीं पर खेल खत्म। लेकिन उसकी मृत्यु के 5 से 7 दिन बाद से लोग ये दावा करने लगे कि आत्मा राम अभी भी वहां पर अपने ठेले के साथ दिखाई देता है, जहां पर वो अपना ठेला लगाया करता था। शुरू में तो लोगों ने समझे कि नहीं, ये लोगों का वहम है, ऐसा नहीं हो सकता, आत्मा राम की तो मृत्यु हो गई, उसके ठेले को तो तोड़ दिया गया था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद से लोग ये दावा करने लगे कि आत्मा राम लिटरली लोगों से बात करने की भी कोशिश की, उन्हें देखकर हंसते, उनका पीछा करता है। फिर एक दिन गांव के सरपंच को भी आत्मा राम दिखा। सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए कि आत्मा राम की आत्मा पूरे गांव में फैल चुकी है, घूम रही है, अपना बदला लेने आ गई है। देरी नहीं की, सरपंच जी ने पास के ही एक गांव के तांत्रिक जी को बुलाया और वो तांत्रिक जी ने पूरे गांव को बांध दिया। उस दिन के बाद से आत्मा राम गांव की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया है। जहां पर तुमको वो आखिरी बार दिखा था, वो आखिरी सीमा थी, उसको क्रॉस नहीं कर पाता है आत्मा राम। आत्मा राम की आत्मा आज भी भटकती है और लोगों को परेशान करती है, क्योंकि वो अब एक प्रेत आत्मा बन चुकी है, वो एक दुष्ट आत्मा बन चुकी है। तुम्हारा सामना उसी पानी पूरी वाले आत्मा राम की आत्मा से हुआ था। देखो, बात करते करते तुम्हारी कार तक आ गई। यही कार है ना तुम्हारी? लड़कियां बोलती हाँ हाँ यही कार है। देखो तुम्हारी कार तक आ गई, चलो बैठो और निकल जाओ। इतनी रात गए, ऐसे सुनसान सड़क में ऐसे बाहर खड़े रहना ठीक नहीं है। तीनों लड़कियां बोलती अंकल थैंक यू सो मच, आपने हमें सेफली यहाँ तक पहुँचा दिए। कि अचानक से सिमरन कहती है कि अंकल गाड़ी तक तो आ गए, इन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अंकल बोलते गाड़ी स्टार्ट होगी बेटा, जाओ स्टार्ट तो करो। ये बोलते नहीं हो रही थी अंकल, आप जाइए तो सही, बैठिए तो सही, चाबी मारिए तो सही, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तीनों लड़कियां भागते भागते गाड़ी के अंदर चली जाती है। इनको अभी रिस्क नहीं चाहिए था भैया, बड़ी मुश्किल से ये लोग वापस यहाँ तक पहुंची थी। पता नहीं रात का कितने बजे का समय हो गया था। तीनों गाड़ी में बैठी, सिमरन ड्राइवर सीट में बैठी है। जैसी चाबी मारी, अरे पहली बार में गाड़ी स्टार्ट। सिमरन शौक, तीनों लड़कियां खुश चिल्लाई, ओए गाड़ी चलो गई, गाड़ी चलो गई। अब सिमरन खुशी में अपना मुंह निकाल कर पीछे पलट कर अंकल को थैंक यू बोल के बाय बोलने के लिए निकली है, तो क्या पाती है, पीछे तो कोई भी नहीं है। दूर दूर तक रास्ता साफ, सुनसान, क्लियर है। अंकल नहीं, कोई भी नहीं। ये शौक हो गई, बोलती है अंकल कहाँ गए, अब भी तो हमें छोड़ के पीछे खड़े हुए थे। लड़कियां बोलती है कि अरे यार छोड़ना, जो कोई भी हो निकलते हैं, बहुत डर लग रहा है इस जगह से, निकल भाई कैसे भी करके। उसने अपने गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ाई और ये लोग वहां से आगे निकले। ये जब तक अपनी जो रियर व्यू मिरर था उससे नजर नहीं हटा दी, जब तक वो उस रास्ते से आगे नहीं निकल गए। वो देखती रही पीछे, लेकिन पीछे कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये समझ गई ये कोई और नहीं बल्कि उनमें से ही कोई एक था, जिसकी आत्मा राम की पानी पूरी खाकर उस दिन मृत्यु हुई होगी। वही आत्मा राम की आत्मा से बचाने के लिए हमें यहाँ तक आया था। ये लोग खैर अपने समय से थोड़ा सा ही लेट लखनऊ पहुंचे, अपना काम कंप्लीट किए और फिर घर पर आकर तसल्ली से ये बात अपने घर वालों को बताया। सिमरन की मम्मी ने शुक्रिया अदा पूरा करी भगवान का और साथ ही साथ सिमरन की सलामती के लिए मान्यताएं भी की। उस दिन से सिमरन, निमृत और अंजलि तीनों को ही ऐसी शक्तियों के ऊपर पूरा विश्वास हो गया और तीनों फिर कभी भी रात में ऐसे अनजान जगहों में ट्रैवल करना पूरी तरीके से छोड़ दी। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे सिमरन ने ही दी है। सिमरन ने बताई कि इस घटना को लगभग 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कल की ही तो बात है। अंकल का जो चेहरा है अभी भी तीनों के जहन में खतरनाक तरीके से ताज़ा है। सिमरन ने बोली पूरी दुनिया को भाई ये कहानी बताओ और सीख दो कि ताकि कोई भी अनजान सड़क में ऐसे ट्रैवल ना करे, और कर रहा है आधी रात को अनजान सड़क में ट्रैवल तो सोच समझ कर, ऐसे कहीं पर भी ना रुक जाए, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट ना कर ले, क्योंकि किस तरह की परेशानी आपका आगे इंतज़ार कर रही होगी इसका अंदाज़ा आपको कभी नहीं हो सकता। तो खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं।
तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।